नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही भावभीनी कहानी है जिसे लिखा है सरोजिनी नौटियाल जी ने। कहानी का नाम है बंद दीवारें। सरोजिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। वह आदमी बड़ी देर से दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ कम से कम 2 बार घंटी बजा चुके हैं। खड़े खड़े वह थकने लगा है। कभी इस पैर पर खड़ा होता, कभी उस पैर पर। आषाढ़ का महीना, उमस से बदन ही नहीं जी भी हलकान हुआ जा रहा है। इतनी देर में तो कोई भी लौट सकता है। आधा घंटा हो गया होगा, अभी तक खड़ा है। या तो विवशता इतनी बड़ी है या धीरज इतना बलशाली। लेकिन कमल नयन जी अधीर हो उठे। बैठक की खिड़की से रह रहकर दृष्टि उधर ही चली जा रही है। आखिर कमल नयन जी से रहा नहीं गया। वे बैठक से उठकर बरामदे में आ गए। आशा की क्षीण से क्षीणतर होती किरणों में ऊर्जा का संचार हुआ। लगभग लपकता हुआ बीच की क्यारी को फांदता वह उन तक आ पहुंचा। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब होंगे घर में? कहते हुए भी उसकी नजरें उधर ही देख रही हैं। घंटी तो बजाई है तुमने, कमल जी ने बात उसी पर डाल दी। दरअसल वे आज ही आ गए हैं ऐसे दृश्यों की आवृत्ति से। अपने मकान से लगे हुए छोटे भाई के मकान में फरियादियों की पूछताछ का अनवरत सिलसिला है। पत्नी तो बातों बातों में देवर को कह चुकी है कि देवर जी, आपने अपने 3-3 बोर्ड लगाए हैं, एक हमारे मकान के ऊपर भी लगा देना था, पूछताछ केंद्र। जी 2-3 बार बजा चुका हूँ, बस इतना बता दीजिए कि डॉक्टर साहब घर पर हैं, बड़ी दूर से आया हूँ। कहते कहते उसका स्वर कातर हो उठा। कमल नयन जी ने भाई को फोन मिलाया। भाई, कहाँ हो तुम लोग? मरीज कब से दरवाजे पर खड़ा राह देख रहा है। भाई साहब, मैं और सुनीता यहाँ डॉक्टर पुनीत के घर में है। उनकी माताजी सुबह गुजर गई। घर में कोई नहीं है? मोना भी तुम्हारे साथ है? केवल मोना है घर में। अजीब बात है, 30 वर्षीय कैट की तैयारी कर रही बेटी कॉलवेल को अटेंड नहीं कर पा रही थी। बाहर आदमी पसीने पसीने हुआ जा रहा है। हैरान परेशान होकर इधर उधर देख रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नोटिस बोर्ड नहीं, बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं। कमल नयन जी मन ही मन झंझला उठे। भाई, डॉक्टर साहब घर पर नहीं है, आने का भी कुछ निश्चित नहीं। बड़ी देर से धूप में खड़े हो, पानी पी जाओ, कहकर कमल नयन जी ने आगंतुक से परिचित बने उस आदमी से कहा। नैराश्य से बुझी आंखों में जो आशा की चमक झलकी थी, वह तुरंत तिरोहित हो गई। कमल नयन जी का मन खिन्न हो जाता है। अपने छोटे डॉक्टर भाई के दरवाजे से फरियादियों, जिनमें अधिकतर हारी बीमारी से कुम्हलाए मरीज होते हैं, यो उनके अनतिरिक्त लौट जाने से। लेकिन आज उनकी चिंता का कारण भाई का अपने पेशे कर्तव्य का कहना अधिक सही होगा को लेकर ऐसा ढीला ढाला रवैया नहीं है, बल्कि उसकी एमबीए की तैयारी कर रही बेटी मोना के घर में ही गुमशुदगी है। बगल में रह रहे कमल नयन जी नहीं जान पाते वो कहाँ है, क्या कर रही है। पूछने पर इतना ही पता चलता है कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से तो यही सुनने में आ रहा है कि मोना कैट की परीक्षा में बैठ रही है। इससे पहले आईएएस भी आजमा चुकी है। दिल्ली गई थी कोचिंग लेने। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमकॉम करने वाली मोना पढ़ने में इतनी गई गुजरी भी नहीं है कि किसी सम्मानजनक नौकरी का सपना न पाल सके। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी अपनी योग्यता को पहचानना ही नहीं चाहती। उसे आईएएस आईपीएस से नीचे देखने ही नहीं दे रही। एक बार कमल नयन जी ने उसे बीएड का मशवरा दे दिया था, वो तो बुरा मान गई। ताऊ जी ने उसका अपमान कर दिया हो जैसे। मोना का चेहरा देखकर ताई ने भी ताऊ जी को झिड़क दिया था। ताई जी ने आनन फानन में ताऊ जी की खबर ले ली। क्या बात करते हैं आप भी? आपको तो लड़कियों के लिए बीटीएस बीएड को छोड़कर कुछ सोचता ही नहीं। आज लड़कियां कहाँ नहीं है, हमारी मोना आईएएस में निकलेगी। बच्चों का हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। कमल नयन जी अपनी श्रीमती जी की मजबूरी समझ रहे थे। वे खिसिया गए। बस इतना ही कह पाए, भाई मैं प्रयास छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं तो अपने पंखों की कुवत की जांच परख करके उड़ान भरने को कह रहा हूँ। उस मौके पर सम्मानजनक तो यह भी न था, पर ताऊ जी तो बोल चुके थे। ये कोई नई बात भी नहीं थी। सुख सुविधाओं के बढ़ते ग्राफ और परिवार के सिकुड़ते आकार के वर्तमान परिदृश्य में
आजकल के बच्चों के तेवरों के सामने घर के बड़े भीगी बिल्ली बने रहते हैं। वे परसा हुआ खा ले, अहोभाग्य, लाया हुआ उपहार स्वीकार कर ले, धन्य भाग, मेज पर धरी प्लेट के कटे फल घंटों प्रतीक्षा के उपरांत अंततः डस्टबिन में जाते हैं या फिर माँ के उदर में। लेकिन ताऊजी स्वयं को परिवार का मुखिया मानते हैं। उन्होंने जरा भी नरमी नहीं बरती, कहने की जरूरत समझी और मोना को बता दिया। इसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन तब से मोना ने ताऊजी के सामने पढ़ना कम कर दिया। ताऊजी ने भी इस विषय पर बोलना कम कर दिया। ये नहीं कि झिझक गए, बल्कि इसलिए कि इतनी गंभीर प्रतियोगी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में बच्चे को बार बार कुरेदना शोभा नहीं देता। जब निकलेगी तो सारे शहर को पता चली जाएगा। कमल नयन जी ने भी चुपचाप प्रतीक्षा करना उचित समझा। साल दर साल गुजरते गए। अखबार में टॉपर्स के रैंक और अंक देखकर वे जरूर विचलित होते, मगर घर परिसर में पसरे सन्नाटे से पूछने को कुछ रहता नहीं उनके पास। 2.5-3 साल गुजर गए। बात आईएएस से कैट पर आ गई। मोना क्या कर रही है, इस प्रश्न का जवाब सिविल सर्विसेज की तैयारी से कैट की तैयारी हो गया। खैर, यह सवाल नाते रिश्तेदार या जान पहचान वाले जो छठी छमाही मिल पाते हैं पूछते हैं। घर वालों ने तो खुद पर सेंसर लगाया हुआ है। वे तो भूलकर भी होठों पर तो दूर, आंखों पर भी आने नहीं देते इस सवाल को। मिलने पर सब किस्म की बातें होती है, मगर मोना क्या कर रही है, मजाल है इस पर कोई चूं कर दे। ताऊ जी को कंट्रोल करके रखती। ताई जी ने तो फुसफुसाकर ये भी कह दिया था कि मोना को बीएड की सलाह देना। मोना तो मोना, सूरज और सुनीता को भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन एक दिन भाई के साथ बैठे सूरज ने जब यह कहा, भाई साहब, मोना के लिए कमरा देख रहा हूँ, नजदीक ही मिल जाता तो ठीक था, तो कमल नयन जी चौंक गए। पहले तो कमल नयन जी समझे नहीं, उनके मुंह से बस इतना ही निकला, क्या? भाई साहब, यहाँ घर में मोना की ढंग से तैयारी नहीं हो पा रही। वो तो बहुत पहले से कह रही है, मगर अब मुझे भी लगता है कि उसके लिए कहीं कमरा देख लो। एक दो जगह देखा भी है, लेकिन जचा नहीं। क्या कमरा? इतने बड़े भवन में उसके लिए कमरों की क्या कोई कमी है? कैसी बातें करते हो? दिमाग फिर गया? कमल नयन जी इससे पहले भी छोटे भाई को 2-1 मौकों पर दिमाग फिर गया है क्या कह चुके हैं। डॉक्टरी पेशे को देखते हुए पिताजी की इच्छानुसार मकान सूरज को दे दिया गया। जमीन बराबर बटी। पिता को अपने सारे बच्चे समान रूप से प्रिय हैं, लेकिन अवदान के समय तराजू पर पलड़ा कमजोर संतान की ओर झुक जाता है। सूरज को कमजोर मानने का वैसे तो कोई आधार नहीं था। वह मेडिकल की कठिन परीक्षा में तब निकला था जब आज की तरह कुकुर मुत्तों के समान कोचिंग सेंटर नहीं खुले थे। उसने मेहनत की और दूसरे प्रयास में निकल गया। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, कोर्स पूरा किया और सरकारी सेवा में आ गया। लेकिन जाने क्यों पिताजी को यह लगता रहा कि वे अपने होनहार पुत्र को डॉक्टरी के आगे की पढ़ाई के लिए उसके दोस्त की तरह लंदन नहीं भेज पाए। समय बड़ी तेजी से बदल रहा था। उत्तराखंड बनने से देहरादून राजधानी क्या बनी, यहाँ स्कूल और नर्सिंग होम पैसा उगलने वाले उद्योग बन गए। जमीन के दाम आसमान छूने लगे। सूरज के कुछ दोस्तों को बाप दादा के धनाढ्य होने का फायदा मिला, उनके भी नर्सिंग होम खुल गए। पिताजी को फिर लगने लगा कि काश हमें भी ऐसा दम होता तो सूरज का नर्सिंग होम खुलवा देते। मैंने भी समय रहते 5-10 बीघा जमीन खरीद ली होती तो आज मेरे सूरज का भी नर्सिंग होम होता, अक्सर ही वे कहा करते। इन्हीं बातों से उनका यह मनोविज्ञान बन गया कि सूरज कमजोर है और इसके लिए दोषी वे हैं। अपने साधनों में सूरज को जितना मजबूत बना सकते थे वह सब उन्होंने किया। शादी भी डॉक्टर लड़की से कराना चाहते थे, लेकिन सूरज ने अपने बचपन के प्रेम को तरजीह दी और पहले वाले पड़ोस की सुनीता बहू बनकर हमारे घर आ गई। तब से पिताजी ने नर्सिंग होम का राग अलापना बंद कर दिया और मरने से पहले अपनी 1.5 बीघा जमीन अपने दोनों बेटों में आधा आधा बांट दी। रिटायरमेंट के बाद कमल नयन जी ने अपने हिस्से की जमीन पर तबीयत से नए ढंग के नाजो नखरे वाला एक खूबसूरत मकान बनवाया। बच्चों की जिम्मेदारी से लगभग निवृत्त, सुख चैन से जीवन की नई पारी खेलने लगे। शहर में सक्रिय 2-1 सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य बन गए। बाकी घर में बागवानी का जिम्मा उन्होंने ही उठा रखा है। इन्हीं कामों के इर्द गिर्द घूमती कमल नयन जी की दिनचर्या से उनके स्वस्थ तन मन का पता चल जाता है। वे संतुष्ट हैं, प्रसन्नचित्त है। बस बगल में भाई की कई बातों से उनकी सहमति नहीं बन पाती। अब यही बात देख लो कि 5 कमरों के मकान में बेटी के पढ़ने लिखने के लिए कोई कमरा नहीं है।
उसके लिए बाहर हॉस्टल में कमरे की खोज करनी पड़ रही है। गोया हॉस्टल में होने पर ही सफलता की गारंटी है। मकान 2 मंजिला है। सभी ने यही सोचा कि जब तक सूरज शहर में कहीं नर्सिंग होम खोलेगा तब तक यहीं प्रैक्टिस करके हिम्मत जुटा लेगा। उसने खोला भी, नीचे क्लिनिक खोली। परिवार ऊपर शिफ्ट हो गया। 2-3 बोर्ड लग गए। 2 अटेंडेंटों की भी तैनाती हो गई। मगर धीरे धीरे सब पूर्ववत हो गया। यानी क्लिनिक का हिस्सा फिर से रिहाइश बन गया। क्लिनिक का सामान इधर उधर नर्सिंग होमों में रख दिया गया। अटेंडेंटों को भी विदा कर दिया। क्लिनिक बंद होने का कारण मरीजों की दुर्लभता या न्यूनता नहीं थी। हाईवे का मकान है, चलती सड़क, खूब मरीज आते थे। बात यह थी कि डॉक्टर साहब बंधना नहीं चाहते। उनको इधर उधर जाना होता है, सो वे जाते रहते हैं। मरीज इंतजार करते, फिर थक हार कर चले जाते। अब तो 2 साल हो गए क्लिनिक बंद हुए, मरीज अभी भी टपक टपक ही जाते हैं। 5 कमरों के मकान में मोना के लिए पढ़ने का कमरा नहीं मिल पा रहा। कमल नयन जी चौंक गए। उनको तो पिछले दफे के IAS टॉपर की अखबार में छपी उस भेंटवार्ता के अंश स्मरण हुआ है, जिसमें उसने बताया था कि किस प्रकार उसने बिना प्लास्टर के मकान के एक कमरे के मकान में पढ़ाई की। कमरों की क्या कमी है, कमरे ही कमरे हैं। प्रकट रूप से तो कमल नयन जी ने यही कहा, पर मन कह रहा था बोल दे, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। भाई जब वह कह रही है तो कोई तो बात होगी। एक तो मेहमानों का कुछ ज्यादा ही आना जाना है हमारे यहाँ। सूरज ने सफाई दी। आए दिन मेहमानों की होने वाली गहमा गहमी से बगल में रहने वाले कमल नयन जी कैसे अनजान हो सकते हैं। देर रात तक चलती पार्टियों से उनको कितनी कोफ्त होती है, वे अपनी श्रीमती जी पर जाहिर करते रहते हैं। अब भाई से क्या कहें, प्रौढ़ हो गया है, फिर छोटा भाई है, छोटा बच्चा थोड़ी। श्रीमती जी ने भी आचार संहिता लगा रखी है। खबरदार जो कुछ कहा, उसकी जिंदगी है, समझाने की उम्र नहीं है उसकी। जितनी इज्जत मिलती है वो भी गंवा दोगे। बड़बड़ाते बड़बड़ाते श्रीमती जी जब ये कह देती हैं, सुनीता आपके लिए चिकन रख गई है, गरम है, खा लीजिए, तब तो रोष की फड़कती ज्वाला बेदम ही हो जाती है और रौद्र रस करुण रस में परिवर्तित हो जाता। ये बेटी को पढ़ने नहीं देंगे, स्वयं से कहते हुए वे हाथ धोने चले जाते हैं। ठीक है, खाने की व्यवस्था का क्या होगा। कमल नयन जी ने आखिर हथियार डाल दिए। वीमेंस हॉस्टल है, मेस है, खुद बनाना चाहो तो इसकी भी व्यवस्था है। कमल नयन जी को केवल मोना की पढ़ाई की फिक्र हो रही थी ऐसा नहीं था। पिछले जन्मदिन पर मोना मम्मी पापा के बहुत कहने पर कुछ मिनटों के लिए प्रकट हुई थी। बस केक काटा और अदृश्य हो गई। मौके पर घर के 4 प्राणी ही थे, लिहाजा उन्होंने पूछ लिया, कितने साल की हो गई मोना। सुनीता ने तो गोलमोल जवाब दिया था, लेकिन सूरज ने बता दिया, 30 कंप्लीट कर लिए। तब से उन्हें उसके विवाह की भी चिंता होने लगी है। अरे भाई कोई अच्छा घर वर देखो, कहा था उन्होंने। भाई साहब जरा हल्के बोलिए, वो सुनेगी तो गुस्सा हो जाएगी, फिर दरवाजा ही नहीं खोलेगी। सुनीता ने दबे स्वर में कहा। हर बात का एक समय होता है, कहकर कमल नयन जी ने अपनी बात पर विराम लगा दिया। हालांकि वे जानते थे कि इस प्रसंग का अंतिम दृश्य बाकी है। अभी घर में श्रीमती जी खबर लेंगी उनकी। बहरहाल मोना अपना बोरिया बिस्तर लेकर शहर के एक नामचीन हॉस्टल में चली गई। सुई से सब्बल तक सब छोटी बड़ी चीजें उसके सामान में रख दी गई। सिक्योरिटी सहित 2 माह का किराया, कुल 50,000 रुपए सूरज ने जमा कर दिए। बाकी 12,000 महीने महीने जमा करना होगा, एडवांस। वैसे तो सब ठीक है, मगर रूम शेयर करना है एक लड़की के साथ, यही बात तो कमल नयन जी हजम नहीं कर पा रहे। जो मोना घर में किसी को अपने कमरे में झांकने नहीं देती, उसके टॉयलेट में कोई जा नहीं सकता, वह वहां हॉस्टल में किसी से रूम शेयर कैसे कर लेगी। भाई अब उसकी यही मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे भाई बच्चे अकेले में ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। जहां तक रूम शेयर करने की बात है, वो तो मेडिकल में मैंने भी किया। सूरज ने औचित्य बताने का प्रयास किया। कमल नयन जी को जाने क्यों लगने लगा कि मर्जी केवल बेटी की है, ऐसा नहीं है। माता पिता भी इसी में उसका हित देख रहे हैं। अरे जो मर्जी है वो करो, मगर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की तुलना इन प्राइवेट हॉस्टलों से तो मत करो। वे भड़क गए। अरे अपनी बात छोड़ दे सूरज, तू तो 2.5 कमरों के किराए के मकान में 5 भाई बहनों के बीच पढ़कर फर्स्ट आ जाता था। कंपटीशन की तैयारी भी तूने छत में बैठकर कर ली। तू अपनी बात तो मत कर। ये बता, उसके खाने पीने का इंतजाम तो ठीक है ना। यहाँ तो माँ खाने की प्लेट ले लेकर उसको आवाज देती रहती है। हाँ इंतजाम तो सब ठीक है,
मेस है, लेकिन अधिकतर लड़कियां वहां अपना खाना खुद बनाती है। सूरज का हर अगला खुलासा ताऊजी को और असहज कर रहा था। उनके लिए कठिन हो रहा था इस बात को स्वीकार करना कि अपने बड़े से मकान में इतने नखरों के साथ परीक्षा की तैयारी करने वाली मोना हॉस्टल के नियम कायदों में बेहतर कर पाएगी। चलो ठीक है, आजकल बच्चे शायद ऐसा ही सोचते हैं। शहर में ही है, परेशानी की बात भी क्या है। कमल नयन जी भाई से ज्यादा खुद को समझा रहे थे। कुछ दिनों तक सूरज और सुनीता की भागम भाग रही। हॉस्टल से जब तब मोना का किसी न किसी चीज के लिए फोन आ जाता। होता ही है, कितनी भी तैयारी से जाओ, पर नई जगह में रहने पर ही पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या है। खैर, बीच बीच में मोना का घर का चक्कर लग जाता। पिछली दफे वह गंदे कपड़ों का ढेर लेकर आई थी मशीन में धोने। जब भी आती, सुनीता एक दो टाइम का खाना पकाकर थमा देती। जो मोना घर में इतनी बार पुकार लगने पर भी मुश्किल से डाइनिंग टेबल पर आती थी, खाना पड़ा ही रह जाता था मेज पर। वह 5 किलोमीटर दूर से आकर 2-3 वक्त का खाना ढोकर ले जा रही थी। कभी कभी सुनीता को भी जाना पड़ता है, कभी खाना लेकर, कभी धुले हुए प्रेस के कपड़ों का गट्ठर लेकर। ताऊजी का असंतोष बढ़ता जा रहा था। एक दिन उनसे रहा नहीं गया। सूरज से पूछ लिया एक दिन, क्या कुछ दिक्कत है हॉस्टल में? मोना की तो भागदौड़ ही है तब से। भाई छोटा है हॉस्टल, हर कमरे में दो लड़कियां, छोटी सी एक यूटिलिटी और एक अदर टॉयलेट, 6 जनों के बीच एक वॉशिंग मशीन और 4 जनों के लिए एक फ्रिज। पानी की भी किल्लत है। मोना तो कभी कभी नहाने भी घर आ जाती है। अरे जब इतनी दिक्कत है तो घर आ जाए, इससे तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। आजकल कमजोर लग रही है। मैंने तो उसे हॉस्टल बदलने को कह दिया, जहाँ सेपरेट रूम हो, पूरा सेटअप अपना, नो शेयरिंग। दरअसल मोना को तो बहुत सफाई से रहने की आदत है। साथ वाली लड़की बड़ी क्लमजी है, किचन गंदा छोड़ देती है। दो एक बार तो मोना की लड़ाई भी हो गई उससे। भाई जरूरत क्या है ऐसे हॉस्टल में रहने की? कमल नैन जी बौखला गए। भाई मैंने दूसरा हॉस्टल देख लिया है। थोड़ा महंगा जरूर है, मगर अच्छा है। बस थोड़ा दूर है, पर कोई बात नहीं। लोग तो कहाँ कहाँ से आते हैं। अगले महीने मोना वहां शिफ्ट हो जाएगी। नोटिस तो दे दिया है। छोड़ने का नोटिस देना पड़ता है, नहीं तो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलता, कहकर सूरज ने सब समझा दिया। कमल नयन जी कुछ नहीं बोले। उनको सब कुछ धारा के विपरीत जाता दिखाई दे रहा था। एकाएक उन्हें एक बहुत पुरानी घटना स्मरण हो आई। बनारस के घाट की बात है। तब वे मुश्किल से 13-14 साल के रहे होंगे। बाकी तीन उनसे छोटे, और छुटकी तो तब तक पैदा ही नहीं हुई थी। शायद कोई पर्व था। माँ सब बच्चों को गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर ले गई। सबने स्नान किया। बच्चों को किनारे एक चबूतरे पर बैठाकर माँ अपनी धोती छालने नदी में गई। जैसे ही माँ ने छींट की वह धोती पानी में फैलाई, माँ के हाथ से धोती छूट गई। फैली धोती वेग के साथ आगे बहने लगी। माँ पकड़ने के लिए पानी में आगे आगे बढ़ने लगी। माँ के हाथ की उंगलियों में धोती का सिरा आते आते रह जाता। माँ और आगे बढ़ जाती, लेकिन माँ के हाथ और धोती के छोर के बीच का अंतर बढ़ता गया। इधर पानी माँ की कमर से छाती तक आ गया। किनारे पर खड़े हुए चारों चिल्लाने लगे। ऐन वक्त पर एक युवक ने छलांग लगाकर माँ को रोका। धोती चली गई। यहाँ भी वे जितने बात को पकड़ने की कोशिश करते, बात आगे निकल जाती। उनके और सूरज की समझ का फर्क बढ़ता जाता। बहरहाल महीना पूरा होते होते मोना दूसरे हॉस्टल में चली गई। हफ्ता एक दिन सूरज और सुनीता की फिर भाग दौड़ हुई। इस बार कमल नयन जी का मन इतना खिन्न था कि उन्होंने मोना से ढंग से बात भी नहीं की। समय बीतता गया, हलचल भी कम होती गई। फिर सब थम गया। तब से मोना दिखाई नहीं दी। हॉस्टल दूर भी है। मैं तो हम खा घबरा रहा था। मोना को कम आंक रहा था। हो तो गई वह एडजस्ट अपने नए माहौल में। असल में हम पुराने जमाने के लोग आजकल के बच्चों को समझते ही नहीं। सोच सोच कर कमल नयन जी आत्मविश्लेषण से आत्मालोचना पर उतर आते। मोना भले ही बहुत अधिक दिखाई नहीं देती थी, फिर भी ताऊजी कहते कभी कभी अपने कोटर से बाहर फुदक ही जाती थी। ताऊजी को दुनिया जहान की कई नई बातें मोना से ही पता चलती। मोबाइल का ट्यूशन तो उन्होंने एक तरह से मोना से ही लिया। जब भी वे अटकते, मोना की जादुई उंगलियां बिना देर किए हर गड़बड़ी को ठीक कर देती। मोबाइल के प्रयोग में ताऊजी के अनाड़ीपन से वह तंग नहीं होती, मजे लेती और ठीक करके, ये लीजिए ताऊजी, अब नहीं होगी आपको दिक्कत, कहती मोबाइल ताऊजी को पकड़ा देती। मगर अब तो सन्नाटा व्याप्त हो गया है। कमल नयन जी को ऐसा लगने लगा
जैसे मोना नहीं गई, घर की आत्मा ही निकल गई। चार दीवारी के अंदर 4 वरिष्ठ नागरिक रह गए। उनको घर से ज्यादा वृद्धाश्रम लगने लगा अपना परिसर। जैसे जैसे दिन और आगे खिसके, ताऊ जी की आत्मालोचना आत्म प्रताड़ना में रूपांतरित हो गई। कहाँ है उसका हॉस्टल? चलते हैं, जरा मोना से मिल लेते हैं, देख आते हैं उसकी तैयारी। ऐसा करना, थोड़ा कुछ रख लेना जो उसे पसंद हो। आखिर एक दिन वे श्रीमती जी से कह उठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो देना चाहते हो यही दे दो। अरे नहीं, इतनी बेरुखी अच्छी बात नहीं। सोचती होगी ताऊ जी उसकी किसी बात को अप्रिशिएट ही नहीं करते। जिस दिन जा रही थी उस दिन भी मैंने कोई बहुत अच्छे शब्द नहीं कहे थे। हाँ, हाँ, आपने कहा था, चल इसे भी आजमा ले। श्रीमती जी ने जले पर नमक छिड़का। हाँ, मैंने उसके दिल को ठेस पहुंचाई। मैं सॉरी कहूंगा मिलने पर। कमल नयन जी को पश्चाताप होने लगा। आजमा लिया उसने, अब सॉरी कहने के लिए किसी हॉस्टल में जरूरत नहीं है। यानी चले जाओ सूरज के घर। क्या? मोना कहाँ है? घर में। अब तो हफ्ता दिन हो गए। कमल नयन जी को धक्का लगा। हॉस्टल से मोना का एकाएक घर आ जाना भी उनको कोई अच्छी बात नहीं लगी। एक दर्द के साथ उनके मुख से निकला, ऐसी अस्थिरता में क्या तैयारी होगी? आसान है कोई अपने बूते पर रहना। फिर बाहर का माहौल, कुछ लड़कियां नशा करती है, ड्रग का भी चक्कर है, कुछ ऐसा कह रही थी। अच्छा है जल्दी समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। 1.5 लाख खर्च करके। कमल नयन जी हतप्रभ थे। इसलिए नहीं कि हफ्ता गुजर गया, मोना ने शक्ल नहीं दिखाई, ताऊ जी को प्रणाम करने नहीं आई, बल्कि इसलिए कि क्या उसका मन इतना मायूस हो गया कि वह कुछ भी साझा नहीं करना चाहती? कहीं आकांक्षा योग्यता से बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई? उसके अपने उसे राह दिखाने में चूक तो नहीं गए? वह आ गई और ताऊ जी को पता तक नहीं चला। वह बंद दीवारों में गुम हो गई। मित्रों, आजकल ये आम बात है कि घर में, जैसे कि लेखिका जी ने कहा है, कमरे अधिक, सदस्य कम, खाने की भरमार, खाने वाले कम, लाड़ दुलार खेल खिलौने की चीजें ज्यादा, खेलने वाले कम, प्यार करने के लिए, प्यार लुटाने के लिए एक आध बच्चा ही होता है और साधन धड़ी भर के होते हैं। कई जगह पे यही हाल देखा जा रहा है कि बच्चे के ऊपर इतनी सारी अपेक्षाएं या तो ला दी जाती है, या फिर उसकी महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसके पांव जमीन पर रहते ही नहीं। कई बार ऐसे बच्चों को असफलता भी सहन नहीं होती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सरोजिनी नौटियाल जी की लिखी कहानी बंद दीवारें। सरोजिनी जी की इस प्यारी सी कहानी के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम कहानी का समापन करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।